कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। बाजार में आज लगातार तीसरे दिन तेजी है, लेकिन आज एक रेंज के अंदर ही बाजार में हम देखने की मूव्स हो रहे हैं। हालांकि निफ्टी पूरी कोशिश कर रहा है 22,400 को होल्ड करके रखने की, लेकिन अगर आप दिन के ऊपरी स्तर से देखेंगे तो तकरीबन 40 से 50 अंक नीचे आकर निफ्टी कारोबार कर रहा है। हल्की तेजी हम कहेंगे 0.25% के आसपास की निफ्टी में है और 0.25% से कम सिर्फ 70-72 अंक ऊपर है इस वक्त निफ्टी बैंक। लेकिन ब्रॉडर मार्केट से संकेत ठीक ठाक हैं। हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले दो बढ़ने वाले शेयर आपको दिखेंगे और आप अगर आज देखेंगे तो कुछ सर्टेन पैक्स विद इन सेक्टर भी आपको बहुत तेजी से कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। आज हमने वोडाफोन के शेयर में 12-13% के आसपास का उछाल देखा। एफपीओ को शानदार रिस्पांस मिला था। एबी ग्रुप के तमाम शेयर आज ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। एबी ग्रुप ऊपर है, प्लेटफॉर्म वाले शेयर्स ऊपर कारोबार कर रहे हैं। डिफेंस में आप एचएएल को छोड़ दीजिए कि सभी के सभी स्टॉक्स आज मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो हाईलाइट करने वाली चीज है वो ये है कि इंडिया विक्स आज 20% टूटा हुआ है, 10 के आसपास कारोबार कर रहा है। इसके इंप्लीकेशंस क्या हैं, इसके मायने क्या हैं, ये भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले चलिए यही जान लेते हैं कि इस शो में आगे हम खास क्या करने वाले हैं। तो थोड़ी देर में लेकर आएंगे क्लोजिंग ट्रेड्स 2:35 पर। अपने सभी एक्सपर्ट से जानेंगे उनके पसंद के दो शेयर जहां पर आप आज ट्रेड करके पैसे बना सकते हैं आखिरी के 1 घंटे में। ऑप्शंस के चैंपियन लेकर आएंगे 2:40 पर। ऑप्शंस का एक धमाकेदार ट्रेड आपके सामने होगा। मार्केट एट 3 बजे लेकर आएंगे जहां पर बाजार खुलने के बाद शेयरों में कहां पर एक्शन हो रहा है ये हम जानेंगे। और 3:05 पर डीलिंग रूम का हाल लेकर आएंगे। खास सेगमेंट खबर गर्म है, किसी एक शेयर पर खास नजर होगी हमारी। और इसके अलावा 3:15 पर बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड हम जानेंगे। कल के लिए आपकी तैयारी हम करवा देंगे आज ही। और इवेंट्स टू वॉच यानी कि कौन से इवेंट ऐसे हैं जो आपके लिए जानना समझना जरूरी है और कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो बाजार पर असर डाल सकते हैं नतीजों समेत। ये पूरा का पूरा हाल हम लेकर आएंगे 3:20 पर। लेके चलिए फटाफट शुरुआत कर लेते हैं बाजार की मेजर हाईलाइट से और 5 बड़ी बातों से करते हैं शुरुआत। तो लगातार तीसरे दिन तेजी है बाजार में। निफ्टी है 22,400 के आसपास और इसी लेवल के आसपास इर्द गिर्द हम कारोबार होते हुए देख रहे हैं सुबह के सत्र से ही। निफ्टी बैंक 48,000 के पास है, हल्की सी तेजी है ऊपरी स्तर से। हालांकि 300 अंक नीचे आकर कारोबार कर रहा है निफ्टी बैंक। आदित्य बिरला ग्रुप के शेयरों में तेजी है। वोडाफोन आइडिया 11% भागा है। एबी फैशन, एबी कैपिटल 7 से 9% की तेजी दिखा रहे हैं। ग्रासी में हम देख रहे हैं कि 3 से 4% के आसपास की तेजी है। तो सभी के सभी शेयर आज सेंटिमेंट सुधरा है, उसके चलते हम देखने की तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट में तमाम शेयर चल रहे हैं, चाहे मैक्रोटेक हो, डीएलएफ हो, मिड कैप्स में शोभा हो या फिर ओमेक्स हो, ये तमाम शेयर अच्छे से चल रहे हैं। एफएमसीजी में, ऑटो में और आईटी शेयरों में भी आज हम अच्छी खरीदारी देख रहे हैं। लेकिन इंडिया विक्स 20% टूटा हुआ है। करीब करीब 5 महीने के निचले स्तर पर इंडिया विक्स कारोबार कर रहा है। उसके पहले जरा वायदा बाजार के आंकड़े किस तरह से हैं, रोलओवर किस तरह से फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि कल निफ्टी बैंक की एक्सपायरी होगी और उसके अगले दिन यानी कि गुरुवार को हम अप्रैल सीरीज को एक्सपायर होते हुए देखेंगे निफ्टी के लिए। डिम्पी ये बताइए कि विक्स क्या संकेत दे रहा है, इसके मायने क्या है और आंकड़े किस तरह से बन रहे हैं वायदा बाजार में और रोलओवर्स के। देखिए, हमने सुबह सुबह सबसे पहले हम नहीं थे जिन्होंने विक्स के बारे में नोटिस करवाया था कि करीब 17% टूट गया और ये आपको आज चलने ही नहीं देगा। विक्स 2 चीज़ों का सूचक होता है। पहला, मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी आप बढ़ेंगे या घटेगी, इससे काफ़ी हद तक पता लग जाता है। और वैसे भी बता दूं ये ट्रेडेबल इंडेक्स है, अगर कोई इसमें ट्रेड भी कर सकता है। दूसरा पॉइंट, वॉलेटिलिटी इंडेक्स विक्स आपको ये भी बताता है कि मार्केट के अंदर फियर कितना है। एक्चुअली ये फेयर इंडिकेटर है और साथ ही साथ ये मार्केट का कॉन्ट्रा इंडिकेटर है, यानी कि जितना टूटेगा तो मार्केट के अंदर उतनी अच्छी खबरें आपको दिखेंगी और जितना बढ़ेगा उसको मतलब मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं फियर बढ़ रहा है। देखिए, इसके एक दिन में 20% टूटने से हमको भी हैरानी है, लेकिन ये फिर भी टूटना चाहिए ही था। मैं 2 वजह बताता हूँ आपकी। वजह क्या, मतलब बहुत सारी वजह हैं, उसमें से 3-4 वजह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, ईरान वाली खबर बैक बर्नर पे चली गई है। वो इसलिए चली गई क्योंकि बड़ा मुद्दा था और आपको पता ही है, अगर इंडिया विक्स अगर आप पहले से ट्रैक कर रहे होंगे तो आपको दिखा था कि जिस दिन ईरान वाली खबर पहली बार आई थी तो उस दिन वो 5 से 6% बढ़ा था, अगले दिन 5 से 6% बढ़ा था। तो 10 से 12% ऑलरेडी इंडिया विक्स पहले भी बढ़ चुका है ईरान वाली खबर से। कल जब मार्केट में खबर आई कि थोड़ा बैकफुट पे हो रहा है, बाकायदा उसके सऊदी के साथ भी अच्छे रिलेशन हो गए हैं। सऊदी और ईरान के आपस में एक इंटरनल फाइट है,
पूरे गल्फ को लेकर। तो अगर आप उसको बहुत बिटवीन द लाइंस रीड करेंगे ना, ईरान ने दो चीज़ अच्छी की है। फर्स्ट, एक तो इसराइल के साथ थोड़ा बैकफुट पे जा रहा है, और दूसरा अपने सबसे कट्टर दुश्मन, या मैं कहूँ कि जिनसे थोड़ी अनबन रहती है, उसके साथ इसके टाई अप्स हुए हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई है पूरे गल्फ कंट्रीज़ के अंदर, जिसको लेकर तनाव थोड़ा कम हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मार्केट के अंदर रिलायंस जैसी बड़ी कंपनीज़ के, टीसीएस, इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनीज़ के नंबर पास ऑन हो चुके हैं, किसी ने कोई डैमेज नहीं किया। ये खतरा था बाजार के अंदर कि अर्निंग्स का कहीं बड़ा झटका ना लग जाए और मार्केट वेटेज वाले शेयर्स तोड़ ना दें। ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। आप देखो, HDFC भी नंबर्स जैसे भी लेके आया, उसके अंदर गिरावट ज़्यादा नहीं थी। रिलायंस नंबर जैसे भी लेके आया, उसके अंदर गिरावट ज़्यादा नहीं है। आप बहुत अच्छा करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, अगर अच्छा करोगे तो पनिशमेंट नहीं मिल रही है। ये एक पहला पॉइंट होता है समझने के लिए बड़ा शेयरों का। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इस समय आईटी के साथ साथ जो आईटी इंडेक्स चला, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ग्लोबल मार्केट्स के अंदर जो चीज़ें ठीक हुई हैं उसका भी एक बेनिफिट आया। कहने की बात हो सकती है, लेकिन ये बात बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है कि वोडाफोन आइडिया का FPO सक्सेसफुल हो गया। अच्छा, सक्सेसफुल नहीं हुआ, 7 टाइम्स सक्सेसफुल हो गया। आज यही बड़ी वजह है कि वोडाफोन का शेयर 11% ऊपर है, और हम तो कल से आपके सामने बोल रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया को मिस ना कीजिएगा। ये बहुत ज़ोर से तैयारी हो रही है शेयर को पकड़ने की, चलाने की, हो सकता है चल भी जाए। वोडाफोन आइडिया का मार्केट पे इंपैक्ट नहीं आएगा, बट सेंटिमेंटल इंपैक्ट इतना ज़ोरदार आता है कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती कि ऐसी कंपनी जो कि 4G और 5G जैसे स्पेक्ट्रम से जूझ रही हो, FPO लेके आती है, थर्ड प्लेयर है मार्केट का, सारा स्टेक दूसरी कंपनीज को दे चुका है, अब वो वापस से तैयारी कर रहा है चलने की। तो मार्केट के अंदर ये फियर कम हो गया कि कोई भी कंपनी बंद हो सकती है, और यही बड़ी वजह है, ना केवल वोडाफोन बल्कि सेगमेंट का पूरा ग्रुप चल रहा है, ये पूरे ग्रुप से कनेक्ट कर गई है। इतनी बड़ी खबर है, इसलिए मैंने इसको इंडिया विक्स के पॉइंट्स में डलवाया है। एक और चीज़ जो मेरे को मार्केट के अंदर नज़र आ रही है वो ये है कि स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स का जो यूफोरिया था ना, वो भी काफ़ी हद तक छट गया मार्केट से। मार्केट में जो यूफोरिया था, नीचे आया, डिप आया, क्लीन हुआ, जिन लोगों को हटाना था हटाया, जिन लोगों को ऊपर लेके आना था ले आया। एक चीज़ जो कम हुई है, इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आने वाले दिनों में वॉलेटिलिटी थोड़ी कम रहेगी। और आप देखो, आज बाजार चल नहीं रहा, एथिकली मैंने कॉन्ट्रा बताया आपको, इसके 20 अब 21% हो चुका बाय द वे इंडिया विक्स। 21% टूटने पर भी बाजार आज चल नहीं रहा। तो एक सिग्नल और भी मैं आपको दे देता हूं अपनी कैलकुलेशंस के बेसिस पर, बाजार साइडवेज हो रहा है और किसी बड़े प्रॉफिट बुकिंग की भी तैयारी कर रहा है। बी अवेयर, थोड़ा सावधान रहिएगा इसके लिए भी, क्योंकि इंडिया विक्स अगर बॉटम बनाएगा तो इसको भी चलना है, ये सारी जिंदगी बॉटम पे नहीं बैठेगा, और ये चलेगा तो कॉन्ट्रा मूव भी दिलवाएगा मार्केट के अंदर। तो जिनके पास भी एक पुल बैक रैली को प्ले करने का समय था, वो पुल बैक रैली यहां तक प्ले कर लो, आगे की फिर आगे देखना बॉस। फिलहाल इंडिया विक्स आपको ये इंडिकेट कर रहा है, थोड़ा लैग इंडिकेटर होता है, इफेक्ट बाद में आएगा इसका, बट आएगा जरूर। तो ये सारी चीज़ें जो इंडिया विक्स के रिगार्डिंग में आपको बता सकता था अपनी स्टडी से, अपनी नॉलेज से, वो सब चीज़ें मैंने आपके सामने रखती हैं। ठीक है, तो इंडिया विक्स क्यों नीचे है, इसके मायने क्या हैं, ये सारे के सारे आपके सामने आ गए हैं। और अब एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं। विवेक कारवा हमारे साथ हैं, आज के फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा ध्वनि पटेल, रुचि जैन और राजेश पालविया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ध्वनि जी, रुचि जी, राजेश जी और विवेक जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। एक व्यू जरा निफ्टी पर आपसे जानेंगे राजेश जी। एक रेंज में आज हमने कारोबार होते हुए देखा, और 50-60 अंकों की तेजी है। नीचे से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो 50 अंक करीब नीचे है। आखिरी के 1 घंटे में राजेश जी क्या लग रहा है आपको, क्या ये तेजी बढ़ेगी बाजार की, या फिर इसी रेंज में रहते हुए आज की हम क्लोजिंग होते हुए देखेंगे? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, मार्केट में निफ्टी में जरूर एक रेंज बाउंड सेशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर हम देखें डेटा के हिसाब से भी तो ये वीक में हमें मंथली एक्सपायरी और मेजर कॉल कंसंट्रेशन अभी भी जो बना हुआ है वो 22,422 ये रेंज पे ही मेजर कॉल कंसंट्रेशन एरिया है, और जिसको अभी हम सरपास करने में कामयाब नहीं हुए। तो हमें लगता है कि अगर यहाँ पे 22,400 का लेवल स्पॉट पे क्रॉस नहीं होता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड ही ट्रेड करता हुआ दिखेगा इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आप देखें तो अदर साइड पे आप देखें मार्केट ब्रेड काफी प्रॉमिसिंग है, और अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखें, मिड कैप स्मॉल कैप देखें, तो वहां पे एक अच्छा बाइंग का रुझान यहाँ पे वापस मार्केट में लौटते हुए दिखा है। तो हमें लगता है मेजर पार्टिसिपेशन अभी स्टॉक स्पेसिफिक हो चला है। इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से 22,400 22,500 ये दायरा है जहाँ पे निफ्टी में थोड़ा सप्लाई बना रहेगा अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन है टुवर्ड्स एक्सपायरी। अब जैसे ही 22,500 के लेवल को हम क्रॉस करेंगे तो ये रैली फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर
यहाँ पे बुलिश ही है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति ही रखना है। इंडेक्स में अगर कोई गिरावट मिलती तो ऐड ही करना है। स्टॉप लॉस जो रखने हैं वो करीब होंगे 22,250 के आसपास। वहीं हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो मेजर कॉल कॉन्सेंट्रेशन एरिया है वो करीब 48,000 पे मेजर कॉल राइटर्स अभी भी अपनी पोजीशंस बना के रखे हुए हैं। और अगर हम 48,000 को डिसाइसिवली क्रॉस करते हैं स्पॉट पे तो ही वहां पे थोड़ा अनवाइंडिंग का ट्रेड देखने को मिलेगा और शॉर्ट कवरिंग प्ले आउट होते हुए दिखेगी। तो टिल एक्सपायरी हमें लगता है 48,000 48,200 ये थोड़ा सा एक रुकावट का दायरा रहेगा बैंक निफ्टी के लिए भी। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे भी स्ट्रक्चर इंप्रूव होते हुए दिखे। बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ पे एक अच्छा पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं इस अपवर्ड मोमेंटम में। तो हमें लगता है जब तक बैंक निफ्टी 47,600 के ऊपर बना हुआ है लॉन्ग साइड का ही ट्रेड ओपन रखना चाहिए। बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ भी रखेंगे। 48,200 के बाद मेजर शॉर्ट कवरिंग एक्शन प्ले आउट होते हुए दिखेगी बैंक निफ्टी में, जो कि फिर 48,800 की तरफ भी लेके जा सकती है बैंक निफ्टी। ठीक है, 48,200 के बाद शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी 48,800 तक, यानी कि मौजूदा स्तर से आप मान के चलिए कि करीब करीब 800-900 पॉइंट तक की तेजी आपको निफ्टी बैंक में देखने को मिल सकती है, बशर्ते 48,200 पार हो जाए। वहीं से आज हमने निफ्टी बैंक पर प्रेशर बनते हुए भी देखा, उस लेवल को फिर से दोबारा टच नहीं किया इंट्राडे में। देखना होगा कि आगे की चाल कैसी रहती है। अब चलिए फटाफट ये जान लेते हैं कि आखिरी के 1 घंटे में जो सत्र अब बचा है उसमें आपको ट्रेड करके पैसे कमाने के मौके कौन से शेयरों में बनेंगे, लेकर आएंगे क्लोजिंग ट्रेड्स। ध्वनि जी, क्लोजिंग ट्रेड्स की शुरुआत आपसे करेंगे। बताइए आपके 2 शेयर कौन से हैं, क्या दोनों के दोनों खरीदारी वाले हैं या फिर एक लॉन्ग एक शॉर्ट है? जी बिल्कुल, मेरी तरफ से दोनों ही खरीदारी वाले शेयर रहेंगे यहाँ पे। सबसे पहला मुझे जो स्टॉक यहाँ पे पसंद आ रहा है वो एस्कॉर्ट्स का है। ब्रेकआउट के बाद इसमें हमने एक थ्रोबैक देखा और फॉलो बाइंग भी हमें देखने को मिल रही है। यहाँ से ये मोमेंटम फर्दर अपसाइड कंटिन्यू रहेगा, तो एस्कॉर्ट्स को आप करंट लेवल से बाय कीजिए। टारगेट इसका जो है 340 का बनता है और स्टॉप लॉस आपको 3140 का लेके चलना है। दूसरा स्टॉक जो मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है वो बायोकॉन का है। बायोकॉन का अगर हम यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो डेफिनेटली इसकी 200 पीरियड की मूविंग एवरेज के पास स्टॉक ने एक यहाँ पे अपना सपोर्ट बनाया और वहां से हमें बाइंग एक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आज की सेशन में हम देख रहे हैं कि ये बाइंग एक्शन कॉन्स्टेंटली ऑन द हायर साइड और हमें क्लोजिंग भी ऑन द अपर साइड ऑफ द कैंडल देखने को मिल रही है। ये कल की सेशन में भी कंटिन्यू होगा। बाय कीजिए करंट लेवल से 284 से 290 का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस 272 का लेके चलना है। ठीक है, बायोकॉन हमने इसमें हाल फिलहाल तेजी देखी हुई है। 278 रुपये पर फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है। आपके लिए और ऊपर के टारगेट्स आएंगे 284 और 290 रुपये। स्टॉप लॉस 272 रुपये का आपको लगा के चलना है बायोकॉन में। एस्कॉर्ट्स, कल हमने अच्छी तेजी देखी थी शेयर में 2.5% के आसपास की। मई से ये ट्रैक्टर की कीमतें बढ़ाने जा रही है। आज शुरुआत थोड़ी सी धीमी जरूर हुई थी, लेकिन सेकेंड हाफ में बाजार के अच्छा पुलबैक दिखाया है और इस वक्त डे हाई के आसपास एस्कॉर्ट्स ट्रेड कर रहा है। इसमें आपके लिए 3,340 का टारगेट और स्टॉप लॉस 3,140 का। 3,200 रुपए पर फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है। रुचि जी, आपके शेयर कौन से हैं सर? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। 2 स्टॉक्स है खरीदारी की साइड ही, दोनों ही शॉर्ट टर्म के लिए रहेंगे। सबसे पहला तो है टाटा पावर के, जहां पे हम देख रहे हैं कि पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशन से फिर से स्टॉक एक साइडवेज रेंज में है, पर ये पूरे कंसोलिडेशन में कहीं पे भी वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं हो रही है और हम देख रहे हैं कि ये कंसोलिडेशन जस्ट एक करेक्टिव फेज, जो हम टाइम वाइज करेक्शन कहते हैं, विद इन एन अप ट्रेंड हो रहा है और बुलिश फ्लैग पैटर्न जैसा फॉर्मेशन बन रहा है। तो आई थिंक बेटर है कि कंसोलिडेशन में कुछ पोजीशंस लेनी चाहिए यहाँ पे, और जब भी ये स्टॉक में 440 के ऊपर के ब्रेकआउट आएंगे तो उसके बाद और भी फ्रेश पोजीशंस भी ऐड कर सकते हैं। अपने पोजीशंस पे 419 का स्टॉप लॉस और 447 के इनिशियल टारगेट स्टॉक में रखे। और आरवीएनएल मेरी सेकंड पिक रहेगी, जहां पे आज रेलवे स्टॉक्स में कुछ कैश रेलवे स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम है। आरवीएनएल का आज मूव है, रीसेंट स्विंग हाई स्टॉक क्रॉस कर रहा है, वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। तो यहाँ पे भी एक अच्छी फॉलोअप मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। 265 के स्टॉप लॉस से 294 के टारगेट्स के लिए आरवीएनएल में भी खरीदारी करने की सलाह है। ठीक है, टाटा पावर और आरवीएनएल। आज हम रेलवे स्टॉक्स में देखने की तेजी है और उसमें आरवीएनएल सबसे ज्यादा चढ़ा हुआ है। करीब करीब 4 से 5% की तेजी तो ऑलरेडी शेयर में दिख रही है। 294 रुपए का लक्ष्य है, 265 रुपए का स्टॉप लॉस है और टाटा पावर के लिए 447 रुपए का लक्ष्य। राजेश जी, अपने शेयर बताइए सर, आपका कन्विक्शन किस साइड है और क्या आपके लिस्ट में 3 शेयर है या 2 ही शेयर है?
तो एज यूजुअल 3 स्टॉक है और उसमें एक स्टॉक कॉमन हो गया है रुचित के साथ। तो आरवीएनएल मेरी भी पिक है। तो मुझे लगता है आरवीएनएल में यस एक ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे फॉलिंग ट्रेंड लाइन का देखने को मिला है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि 294 292 294 की तरफ शॉर्ट टर्म में टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे 274 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो बाय करना है वो ऑटोमोबाइल स्पेस से है और उसमें आइशर मोटर यहाँ पे पसंद आ रहा है। आइशर मोटर में एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, और जिस तरीके से स्टॉक में यहाँ पे देखें तो थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे हायर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं, और सीरीज के आखिरी पड़ाव में स्टॉक अपने हाईएस्ट पॉइंट की तरफ ट्रेड कर रहा है। स्टॉक को मंथली चार्ट पे भी अगर हम एनालाइज करें, डेली चार्ट पे भी एनालाइज करें, तो एक अप स्लोपिंग चैनल में ही स्टॉक ट्रेवल करते हुए दिख रहा है, जो दिखाता है कि एक सस्टेन बाइंग एक्शन यहाँ पे बनी हुई है और एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है पूरे ऑटोमोबाइल स्पेस में। तो आइशर मोटर पे हम एक्सपेक्ट करें मोमेंटम 4620 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। करंट लेवल से 4490 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह है। और जो तीसरा स्टॉक है वो केमिकल बास्केट से, और उसमें हमें लगता है नवीन फ्लोराइन को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। नवीन फ्लोराइन में अगर हम देखें तो जिस तरीके के फॉर्मेशन यहाँ बने, स्टॉक अब अपने 100 डे मूविंग एवरेज को यहाँ पे निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है ये पुलबैक में, ये केमिकल स्पेस में एक पुलबैक यहाँ पे सारे स्टॉक्स में बनते हुए दिख रहा है, जिसमें नवीन फ्लोरिन हमें पसंद आ रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होता हुए दिखेगा टुवर्ड्स 3440 3450 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 3440 के आसपास। ठीक है, कुछ अलग अलग स्टॉक्स आपको देखने को मिल गए। विवेक कारवा भी इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक सर, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। ओवरऑल सर, अभी तक के जितने भी नंबर्स आए हैं उस पर आपका टेक क्या है? नंबर से आप सेटिस्फाइड हैं? इन्फोसिस ने दे दिया, टीसीएस ने दे दिया, रिलायंस ने दिया, एचडीएफसी ने बताए। देखिए, नंबर्स तो बस शुरुआत हुआ है, और जो नंबर्स अब तक आए हैं वो तो मोटा मोटी एक्सपेक्टेड था कि सिंगल डिजिट ग्रोथ आएगी आईटी में, और एचडीएफसी का जो बैड डेट्स का जो सिलसिला है वो थोड़ा बहुत चालू रहेगा। अब जब मिड एंड स्मॉल कैप वापस आना चालू होंगे तब असली रूप दिखेगा कि नंबर्स कैसे हैं। अब तक जो आए हैं, देखिए आईटी जो सेक्टर है ये इनएक्सपेक्टेड लाइंस था टोटली। था कि ये सिंगल डिजिट होगा, एट्रिशन लेवल्स हाई होगा, और जब तक यूएस में भी इलेक्शंस खत्म नहीं हो जाते मुझे नहीं लगता है कि आईटी स्पेंडिंग बहुत ज्यादा वहां पे भी बढ़ने वाली है। तो इसके लिए अगले 2-3 क्वार्टर हो सकता है कि ये दर्द हमको सहना पड़े, पहली चीज। और जो एआई का जो फैक्टर है, और जो फ्रेश रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं इन कंपनीज में, वो बहुत ही स्लो डाउन है। तो आईटी एक एक तरीके से डोंट टच सेक्टर होके रखा है अभी फिलहाल, और जब थिंग्स इंप्रूव होंगे तब देखा जाएगा। और जो एचडीएफसी है, एचडीएफसी तो मैंने बाई कॉल दिया था कल आपके शो पे, दूसरे एक शो पे, तो मुझे लगता है कि वहां पे नंबर ठीक ठाक थे एज इन एक्सपेक्टेड लाइंस अगेन। और आगे चल के 2 या 3 क्वार्टर लगेंगे एचडीएफसी बैंक को नंबर सुधारने में। तो वो लोग अब टोटली ग्रोथ को छोड़ के प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात। ठीक है सर, आपका हमको टेक समझ में आ गया। अब जरा कुछ एक शेयर्स और पता करना लगते हैं, बाद में एक ऑप्शंस का ट्रेड वगैरह वगैरह सब बहुत सारी चीज़ें आपके हम सामने रखेंगे। पहले जरा कुछ एक ट्रेड ले आते हैं जहां पर आज मार्केट का मोमेंटम ठीक है। सर राजेश सर, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। ये वोडाफोन आइडिया आपके क्लाइंट्स को आपने दिलवाया सर? और अगर दिलवाया तो आपने टारगेट्स का दिलवाया है? तो देखिए एफपीओ में भी अप्लाई करवाया है क्लाइंट्स को, और मेजर हमने अभी एफपीओ में पार्टिसिपेट करवाया है। और हमें लगता है जिस तरीके से मोमेंटम बना है वोडाफोन आइडिया में, ये एक जिस तरीके का पार्टिसिपेशन आया है 7 टाइम, अराउंड 7 टाइम यहाँ पे एप्लीकेशंस जो आई है, वो क्लियरली दिखाता है कि यहाँ पे इस भाव पे वोडाफोन में जरूर यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर का एक कॉन्फिडेंस लौटा है। तो हमें लगता है कि वोडाफोन में ये मोमेंटम जो बना है, अगर ये 14 रुपीज के ऊपर सस्टेन होता है, तो इसमें नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो 16 रुपए से 18 रुपए की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। क्योंकि अब मेजर जो इसमें लिस्टिंग जो होगा एफपीओ के शेयर्स जब अलॉट होंगे, अराउंड 25 एक्सपेक्टेड डेट है, वहां पे वो जो सप्लाई रहता है वो किस तरीके से एब्जॉर्ब होता है मार्केट में, वो एक इम्पॉर्टेंट रहेगा। लेकिन अगर वो सप्लाई एब्जॉर्ब होता है अराउंड 14 रुपीज के आसपास, तो हमें लगता है कि इसका मोमेंटम फिर 16 से 18 रुपए की तरफ भी कंटिन्यूटी में आते हुए दिख सकता है। तो जिनके पास भी ट्रेड है, लॉन्ग साइड का ट्रेड है, बने रहना चाहिए। हालांकि स्टॉक एफ एंड ओ में बैन है, तो कैश सेगमेंट में जिनके पास भी पोजीशन है बने रहे। यहाँ पे हमें लगता है कि अब 13 रुपए का स्टॉप लॉस रख के पोजीशन होल्ड रखना चाहिए।
ठीक है, थोड़े पोजीशंस को होल्ड रखें 13 रुपये के हिसाब से, और अभी आप थोड़ा बने रह सकते हैं। सप्लाई एक बार एब्जॉर्ब हो गया ना तो ट्रस्ट मी ये ना केवल 16 जाएगा जैसे सर आपको बता रहे, हो सकता है थोड़ा भी और भी आगे आके चला जाए। तो एक नए सिरे से आपको ये सारी चीज़ें वापस राजेश सर बताते हुए दिख रहे हैं। आगे बढ़े, एक शेयर हमारे पास और भी है जरा पता करने के लिए, जरा मैं वो पहले पता कर लेता हूँ। रुचित से जरा पता करता हूँ। रुचित जरा चेक करेंगे, IEX का 153 रुपये का शेयर चल रहा है, फ्यूचर वाली प्लेट दिखाना है इसकी। हाँ, 153 रुपये का चल रहा है। मेरे को लग रहा है कि वाले दिनों में कम से कम अगला एक महीना गर्मी वाले शेयर्स यानी कि जो पावर से जुड़े हुए शेयर्स हैं उनमें अच्छी बाइंग आ सकती है, पावर एंड गैस बोथ। IEX जरा चेक करना तो अजय डिम्बी जी बहुत ही क्रूशियल जंक्चर पे प्लेस्ड है। एक कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न बन रहा है स्टॉक में, जो टेक्निकली एक बुलिश पैटर्न है, और उसका ब्रेकआउट 155 के ऊपर है। तो आज तो उसके आसपास ही है, लेकिन कल का फॉलोअप मूव काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हम ये 155 के ऊपर का ब्रेकआउट देख लेते हैं तो फिर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट हम ये स्टॉक में देखेंगे, जहां पे पहला टारगेट 166 के अराउंड आएगा, जहां पे गैप एरिया है, और फिर पोजिशनल टारगेट्स 172 के अराउंड जहाँ पे स्विंग आए हैं। सो स्ट्रक्चर्स तो काफी बुलिश बन रहे हैं, बट जस्ट फॉलो अप मूव कल के सेशन में अगर 155 के ऊपर निकलता है तो फिर फ्रेश बाइंग आई थिंक ये स्टॉक में डेफिनेटली की जा सकती है। ठीक है, बढ़िया स्ट्रक्चर तो बन रहा है, लेकिन एक बार फिर भी थोड़ा सा देख के चलिएगा। ये जो आपको करंट मंथ का फ्यूचर दिख रहा है इसमें कवरिंग है, नेक्स्ट मंथ के फ्यूचर में लॉन्ग हो रहा है, तो हाथ बदला हो रहा है अगले फ्यूचर्स के अंदर ही। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और शेयर चर्चा करेंगे। बाजार में कुछ खास चेंजेस नहीं है। निफ्टी बाजार 400 के आसपास ही है और निफ्टी बैंक में 75 अंकों की बढ़त है। और स्टॉक्स में बहुत चेंजेस नहीं है। स्टॉक्स भी सन फार्मा करीब 4% नीचे है, निफ्टी का टॉप लूजर है। ग्रासिम करीब 4% ऊपर है, निफ्टी का ये टॉप गेनर स्टॉक्स हैं। लेकिन आपको अब ये बता देते हैं कि ऑप्शंस में आपके लिए पैसे बनाने के मौके किस ट्रेड में बन रहा है, और लेकर आएंगे ऑप्शंस का चैंपियन। कोटक सिक्योरिटीज की अमोल आठवाले हमारे साथ हैं ऑप्शंस का एक बेहतरीन सुपर ट्रेड आपको बताने के लिए। अमोल, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए कहां पर ट्रेड बन रहा है आज? जी नमस्ते, मुझे एक इन्फोसिस का मे सीरीज का 1460 का कॉल ऑप्शन अच्छा लगता है, 34-35 के आसपास है। पोजिशनली पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट निकल के आ रहे 60 और 65 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 24 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 14,000 तक का, और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 4,000 रुपीज का। एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक ने प्रॉमिसिंग रिवर्सल फॉर्मेशन किया है। सो आई थिंक मुझे लगता है कि अगर मार्केट में ये पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो आने वाले दिनों में IT स्टॉक्स अच्छा खासा बाउंस बैक कर सकते हैं। इन्फोसिस सुबह एक कॉन्ट्रा ट्रेड था, ऑप्शंस में ही पुट खरीदने की सलाह दी थी, लेकिन अमोल की तरफ से इस पर एक बुलिश व्यू। 1460 वाली कॉल खरीदनी है, 34 से 35 रुपए की रेंज मिलेगा। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 24 रुपए का, और लक्ष्य 60 से 65 रुपए का। अधिकतम नुकसान अगर हम प्रति लॉट की बात करें तो 4,000 रुपए का। अधिकतम मुनाफे की बात करें तो 14,000 का, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहद आकर्षक इस ट्रेड में। लेकिन खास एक डिस्क्लोजर आप ज़रूर ध्यान दीजिए, एफएनओ में जब भी ट्रेड कीजिए तो स्टॉप लॉसेस को ज़रूर फॉलो कीजिए, वो भी स्ट्रिक्टली। अदरवाइज होता यह है कि 10 में से 9 लोग नुकसान कर बैठते हैं, और नुकसान भी थोड़ा मोड़ा नहीं होता है। औसतन जो नुकसान होता है वो होता है 50,000 रुपये का। तो बहुत ध्यान से स्टॉप लॉसेस को और वित्तीय अनुशासन को फॉलो करके ही आप वायदा बाजार में ट्रेड कीजिए, ये आपके लिए सलाह है। लेकिन नतीजे भी कुछ आज फोकस में हैं। आज अगर हम बात करें तो टाटा कंज्यूमर के नतीजे आएंगे। विनी ने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि नतीजे इसके अच्छे वाले हैं, और इसके अलावा हम कंजम्पशन शेयरों में देख भी रहे हैं कि ठीक ठाक आज तेजी है। HUL के नतीजे आएंगे कल। नतीजे HUL के कैसे आएंगे जरा इसे समझ लेते हैं। शेयर तो ऊपर है, बताने के लिए विनी ही हमारे साथ जुड़ गई हैं। विनी, बताइए HUL अनुमान क्या है और फोकस कहां पर होगा नतीजों में?
बिल्कुल, ये टाइम जो एचयूएल के नंबर्स है म्यूटेड नंबर्स एक्सपेक्टेड है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं है। अराउंड 0.6% की रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। उस समय वॉल्यूम ग्रोथ अराउंड 2-3% की बात करें तो वॉल्यूम ग्रोथ 2-3% की एक्सपेक्टेड है। यही चल रहा है ट्रेंड कंपनी का, लास्ट एक साल में देखें तो 2-3% की वॉल्यूम ग्रोथ मैनेज करे और यही लग रहा है कि कंटिन्यू भी रहेगा। प्रॉफिट और मार्जिन की बात करें तो प्रॉफिट में एक्सपेक्टेड है स्लाइड थोड़ी डिक्लाइन होगी 3-4% की, और मार्जिन में अराउंड 30 बेसिस पॉइंट की कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है वर्सेस लास्ट ईयर। 23% के लगभग आसपास है इबिटा मार्जिन एक्सपेक्टेड। ना बात करें तो ये टाइम क्या इम्पैक्ट कर रहा है, जैसे लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स में भी देखा रूरल स्लोडाउन, वो रिकवरी अभी भी नहीं आ रही है। तो रूरल की इम्पैक्ट की वजह से जो रिकवरी नहीं हो रही है उसकी वजह से इम्पैक्ट हो रहा है ओवरऑल अर्निंग्स पे। और उसके अलावा है इंक्रीज कंपटीशन जो चल रही है, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी रीजनल प्लेयर से भी बढ़ रही है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आगे जाते हुए हम लोग वॉच आउट करेंगे कि उनकी कॉमेंट्री क्या आ रही है रॉ मटेरियल कॉस्ट पे, मार्जिन पे, क्योंकि अभी लास्ट एक महीने में देखें तो काफ़ी बढ़ चुके हैं रॉ मटेरियल कॉस्ट, और उस इन्फ्लेशन का कोई इम्पैक्ट नेक्स्ट क्वार्टर में आएगा या क्या है इम्पैक्ट, वो श्योरली वॉच आउट करेंगे। होम पर्सनल केयर सेगमेंट सबड्यूड ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, वहाँ पे इवन फूड एंड रिफ्रेशमेंट की बात करें वहाँ पे भी सबड्यूड ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ना। मार्जिन्स में दो इम्पैक्ट हो रही है, एक तो जो जीएसके की जो कंसाइनमेंट अग्रीमेंट थी, अरेंजमेंट थी, वो खत्म हो रही है तो उसका इम्पैक्ट आएगा Q4 में, और उसके अलावा रॉयल्टी इंक्रीज हो चुके हैं उसका भी इम्पैक्ट आएगा, तो उसकी वजह से मार्जिन्स थोड़े सबड्यूड हैं। तो यस, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है कि कमेंट्री में क्या क्या आते हैं, आउटलुक क्या है, एचएफटी सेगमेंट जो है हेल्थ फूड ड्रिंक सेगमेंट, वहाँ पे क्या कमेंट्री है, क्योंकि ओवरऑल वो सेक्टर में काफ़ी इश्यूज थे, अदर कंपनीज के लिए था, पर फिर भी इंपॉर्टेंट होगी एचयूएल की कमेंट्री इस सेगमेंट के लिए। तो ये श्योरली ये इंपॉर्टेंट है एचयूएल के नंबर्स। ठीक है, तो रीजनल जो प्लेयर्स हैं उससे कंपटीशन बढ़ा है एचयूएल के लिए, मार्जिन को लेकर थोड़ी सी मुश्किलें हो सकती हैं, और ग्रामीण मांग जिसमें सुस्ती है और उसमें कमी से सुस्त ग्रोथ संभव है। वॉल्यूम ग्रोथ निकल के आ सकता है 2 से 3% का, एचयूएल से ये उम्मीदें हैं। हालांकि हमने देखा है कि ये पिछले 3-4 सत्र में शेयर में थोड़ी थोड़ी करके तेज़ी बनी है, 2260-70 रुपये के रेंज में जाकर ये कारोबार कर रहा है, लेकिन मार्जिन पर हल्का सा प्रेशर आएगा और मुनाफे के फ्रंट पर, कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर भी थोड़ी सी निराशा दिखनी हमें पड़ेगी। एक व्यू नतीजों से पहले राजेश जी, एचयूएल आपके हिसाब से कोई ट्रेड बन रहा है या फिर नतीजे आ जाएं उसके बाद ही कुछ सोचें इसके बारे में? तो देखिए, एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है काफी समय से। अगर हम देखें तो स्टॉक एक लोअर साइड की ट्रेड करते हुए दिख रहा है। मार्केट की रिकवरी में अभी भी ये स्टॉक ने कहीं पार्टिसिपेट नहीं किया है। हालांकि पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन का इसका प्राइस बिहेवियर देखें तो एक रिकवरी जरूर यहाँ पे बनते हुए दिखी है, बट स्टिल हम यहाँ पे 2300 के लेवल का क्रॉस होने का वेट करेंगे। अगर ये 2300 के लेवल को क्रॉस करता है नतीजों के बाद, कुछ पॉजिटिविटी रहती है अगर नतीजों में, और उसके बाद ये 2300 के लेवल को क्रॉस करता है तो जरूर यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग का मूव आते हुए दिख सकता है। देन स्टॉक में फिर 2400-2450 की अपसाइड भी अनफोल्ड होते हुए दिख सकती है। टाइम बिंग के लिए अगर किसी ने ऑलरेडी ट्रेड लिया हुआ है लॉन्ग साइड का, तो उनके लिए स्टॉप लॉस जो हम सजेस्ट करेंगे वो होगा करीब 2235 का। ये स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो करें। अगर 2235 टूटता है तो फिर ये वापस अपने डाउन मूव को कंटिन्यू करते हुए दिखेगा, बट टिल द टाइम यहाँ पे एक रिकवरी जरूर बनी है, लेकिन कंफर्मेशन 2300 के ऊपर होगा कि इसको फर्दर तेजी एक्सटेंड करना है या नहीं, तो हम थोड़ा वेट करेंगे। 2300 के बाद ही इसमें लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। 2300 रुपये, इसके बाद कंफर्मेशन आएगा कि क्या तेजी और बढ़ेगी एचयूएल के शेयर में। लेकिन अगर आप लॉन्ग हैं, अगर आपके पास शेयर्स हैं, 2235 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आप एचयूएल के स्टॉक में बने रहिए। एक खबर आ रही है टाटा मोटर्स को लेकर कि जेएलआर ने अमेरिका में 2409 कारें रिकॉल की हैं और पैसेंजर एयरबैग में गड़बड़ी के चलते ये रिकॉल किया गया है। हालांकि टाटा मोटर हम तेजी देख रहे हैं शेयर में, आज ये निफ्टी के टॉप गेनर्स में भी शामिल है, 1.5-2% के आसपास की तेजी है। 987 रुपये का भाव है, फिर से 1000 रुपये की तरफ ही बढ़ने की कोशिश करा। लगातार दूसरे सत्र आज हम टाटा मोटर्स के शेयर में तेजी देख रहे हैं। लेकिन चलिए 3 बज गए हैं और अब समय हो गया है हमारे खास सेगमेंट मार्केट एट 3 का। मार्केट एट 3 लेकर बाजार खुलने के बाद शेयरों में एक्शन लेकर हमारे सहयोगी गौरव जावलेकर जुड़ गए हैं। गौरव, बताइए कहां पर एक्शन हो रहा है शेयरों में?
जी हाँ, तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैस्टेक के साथ, क्योंकि इस कंपनी को फ़िलहाल में ही एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है सऊदी अरेबिया की यानबू सीमेंट कंपनी की तरफ से, और इस कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान उनको जो है ऑप्टिमाइज़ करना होगा प्रोडक्शन कंपनी का प्रोडक्शन प्रोसेस जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ओरेकल कैपेबिलिटीज़ यूज़ करके, और इसी के चलते हुए हमने अगर शेयर में भी देखा तो एक तेज़ी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं अमारा राजा की, क्योंकि फ़िलहाल में ही मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ने ये ऐसे कहा है कि उन्होंने बिड्स चालू किए हैं, 7 बिड्स होने वाले हैं, और ये जो बिड्स रहेंगे वो गीगा स्केल एडवांस केमिस्ट्री सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के लिए होने वाले हैं। और इसी में अगर हम हमारा राजा की बात करें तो एक अच्छा बेनिफिट उसको देखने को मिल सकता है, और इसीलिए हम शेयर्स में भी बात करें तो 10% से भी ज़्यादा तेज़ी आज के दिन में हमें देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं जाइडस लाइफ की, क्योंकि कंपनी को रिसेंटली ही एक चाइना से अप्रूवल मिला है उनका जो ड्रग है डेसिडिस्टैट नाम का, इस ड्रग के एप्लीकेशन के लिए। अगर हम इस ड्रग की करें तो ये जो ड्रग है वो किडनी के इलाज के लिए काम करता है, और अगर चाइनीज़ मार्केट की बात करें तो तकरीबन 12 करोड़ ऐसे लोग हैं चाइना में जिनको किडनी का क्रोनिक डिसीज़ है, और इसी के चलते हुए जाइडस में हमारी नज़र बनी रहेगी। अगली बात करते हैं टाटा पावर की, क्योंकि कंपनी ने फिलहाल में ही इंडियन बैंक के साथ एक करार किया है, और इस करार के दौरान कंपनी जो है सोलर रूफटॉप के लिए जो कंज्यूमर्स है उनको लोन प्रोवाइड करेगा इंडियन बैंक, और इसी के चलते हुए इंडियन बैंक का मानना यह है कि कहीं पे आगे जाके जो एलिजिबल एप्लीकेंट्स है उनको 6 लाख तक का लोन मिल सकता है, और ये जो स्कीम है वो 3 to 10 किलोवाट के सोलर प्लांट्स के लिए एप्लीकेबल रहेगी, और इसी के चलते हुए टाटा पावर पे भी हमारी नज़र बनी रहेगी। और आखिर में बात करते हैं आरपीपी इंफ्रा, क्योंकि इस कंपनी को रिसेंटली एक जेवी जो है उसको फिलहाल में ही 413 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है, और आरपीपी इंफ्रा का जो शेयर है इस जेवी में वो 60% का रहने वाला है। और इसी के चलते हुए अगर हम टोटल ऑर्डर बुक की भी बात करें आरपीपी इंफ्रा की, तो अब तक के लिए मतलब आज 23 अप्रैल तक ही अगर बात करें तो 3256 करोड़ रुपीज़ का एक ऑर्डर बुक है उनके पास। काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन भी है उनका मार्केट में, और इसी सब के चलते हुए हमने अगर स्टॉक में भी देखा तो एक तेज़ी देखने को मिली थी। तो आगे जाके खबरों के बेसिस पे ये स्टॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि एक अच्छा खासा अपसाइड हमें ये इस लेवल से भी हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है गौरव, आप हमारे साथ बने रहिए। आपने ये सारे के सारे शेयर बताया, लेकिन सुदर्शन केमिकल का आपने जिक्र नहीं किया। आपसे ये भी जानेंगे कि सुदर्शन केमिकल का शेयर आज क्यों चल रहा है, लेकिन इस बीच नतीजे आ गए हैं महिंद्रा ईपीसी इरिगेशन के, और नतीजों के बाद हम शेयर में देख रहे हैं कि अचानक से गिरावट आई है। आय की बात करें तो हल्की सी बढ़त 71 करोड़ रुपए पर आई है साल दर साल 0.3% की बढ़त के साथ, और इसके अलावा मुनाफे में 45% का एक बड़ा कट है। 45% घटकर सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए का मुनाफा आया है। ये साल दर साल के ये आंकड़े हैं महिंद्रा ईपीसी लेकर आइए स्क्रीन पर, उसके बाद आपको पता चलेगा कि शेयर में किस तरह से गिरावट आई है। एक राय इस पर चाहेंगे रुचित जी आपसे। महिंद्रा ईपीसी नतीजे कमजोर साइड पर हैं, क्या आपकी सलाह होगी जिनके पास है अपना स्टॉप लॉस वो कहां पर लगा कर रखें? एबिटा में भी हम देख रहे हैं कि 62% की गिरावट है, और वो भी 1 करोड़ रुपए का ही फिगर आया है। स्टॉक मोर एक कंसोलिडेशन फेज में ही है अभी भी। 130 का एक शॉर्ट टर्म का सपोर्ट स्टॉक के लिए बना हुआ है, और 155 160 ये रिसेंटली भी जो तेजी आई थी उसमें ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ था। तो कोई लगता नहीं कि कोई मेजर डायरेक्शनल मूव स्टॉक में रहेगी ऑन ईदर साइड। शायद कुछ और समय का साइडवेज ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, लेकिन अगर किसी का एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस है स्टॉक में तो 130 के नीचे के स्टॉप लॉस स्टॉक में रखने चाहिए। ठीक है, महिंद्रा ईपीसी को लेकर ये व्यू। मार्जिन के फ्रंट पर, मुनाफे के फ्रंट पर, एबिटा के फ्रंट पर ये कमज़ोर नतीजों का सीजन जैसे से आगे बढ़ेगा हम फटाफट आपके लिए तमाम शेयरों पर भी अपने एक्सपर्ट्स का व्यू लेंगे, जो भी जाएंगे उसके तुरंत बाद ही। लेकिन गौरव हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव बताएंगे, सुदर्शन केमिकल आज हम देख रहे हैं कि इसमें करीब 10-12% के आसपास तक की तेज़ी है। क्या रीजन है इसके? जी हाँ, अगर हम सुदर्शन केमिकल्स की बात करें तो इसमें एक तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, और इसका कारण ये है कि उसका ये जो ग्लोबल पीयर है जिसका नाम है यूबाक GmbH, इस कंपनी ने अभी बैंकरप्सी के लिए फाइल किया है जर्मनी में। अगर हम ओवरऑल अगर ग्लोबल पीयर्स की बात करें तो 3 प्लेयर है, DIC, यूबाक एंड उसके बाद आता है सुदर्शन केमिकल्स। और अभी अगर ये सेकेंड जो लार्जेस्ट प्लेयर है अगर उसने बैंकरप्सी फाइल की तो उसकी वजह से सुदर्शन केमिकल्स में एक काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर गेन हमें देखने को मिल सकता है। कंपनी का मानना यह है कि कहीं पे यूबाक ने जो है इंसॉल्वेंसी के लिए प्रोसेस कर चुके हैं। अभी जर्मनी का कोर्ट जो है वो रीस्ट्रक्चरिंग और सेल्स ऑप्शन के लिए देखने वाला है आगे जाके, और अगर सुदर्शन केमिकल्स की बात करें तो एक अच्छा खासा मार्केट शेयर गेन कर सकता है। और अगर हम माने कि अगर यूबाक ने ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है वो कैंसिल भी कर दिया तो भी ये जो मार्केट शेयर
गेन करेंगे वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है अगर हम एनालिस्ट का माने तो। और इसी के चलते अगर हम सुदर्शन की भी बात करें तो सुदर्शन में एक स्पेशलिटी पोर्टफोलियो ने नए प्रोडक्ट्स और वैलिडेशंस को अप्रूव किया है और इसी के चलते हुए एक तेज़ी हमें देखने को मिली थी। आखिर में अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक महीने में ही कंपनी ने 15% से भी ज़्यादा अपसाइड दिखाया है और पिछले एक साल में 70% से भी ज़्यादा अपसाइड जो है वो कंपनी ने दिखा चुका है। तो आगे जाके अगर आज के दिन की बात करें तो 10% से अप है शेयर प्राइस, तो आगे जाके भी एक बड़ा अपसाइड देखने को मिल सकता है क्योंकि ये जो मार्केट शेयर गेन करेगी कंपनी वो काफ़ी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कंपनी को लेके। ठीक है, बहुत शुक्रिया गौरव इस सारी जानकारी देने के लिए। खबर गर्म है सेगमेंट वो भी बैक टू बैक ही देख लेते हैं। शरद मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शरद बताइए आज की खबर गर्म कौन सी है? जी बिल्कुल, हमारी जो है डीलर्स के साथ बातचीत हो रही है। जो आज का स्टॉक फोकस में रहेगा वो है जोमेटो, जहां पे हमें डीलर्स से पता चल रहा है कि HNI देखने मिल रही है। कुछ काउंटर्स में वॉल्यूम्स में पिकअप आया है लेकिन मुनाफा वसूली देखने मिल रही है। ओवरऑल कह सकते हैं आज सबसे भारी गिरावट पिछले 4 महीने में स्टॉक में देखने मिली है और लगभग 29 लाख शेयर्स की जो एक्सचेंज हैंड्स हुई हैं 2 बड़े ट्रेड्स में। और इनका देखा जाए तो ये ट्रांसलेट होता है 0.03% इक्विटी को लेके। लेकिन हाल ही में स्टॉक जो था चर्चा में था क्योंकि कंपनी ने जो है प्लेटफॉर्म फ़ी हाइक अपने की एरियाज़ में बढ़ा दिए हैं। 4 रुपये से बढ़ा के 5 रुपये कर दिए हैं। ये आंकड़ा छोटा लगता है लेकिन जब ऑर्डर्स के साइज़ देखें तो लगभग 85 to 90 करोड़ रुपीज़ जो है एबिडा की कंट्रीब्यूशन हो सकती है इस प्लेटफॉर्म फ़ी हाइक के ज़रिए। हालांकि अगर स्टॉक का देखा जाए पिछले 1 साल में 3 गुना रिटर्न दिए हैं स्टॉक इन्वेस्टर्स को और बहुत स्ट्रॉन्ग रैली देखने मिली है। तो ओवरऑल डीलर्स कह रहे हैं कि मुनाफा वसूली आ रही है कुछ HNI काउंटर्स में। और हमने देखा था लास्ट मार्च को 1 महीने में जो है हमने देखा था कि एंडफिन ने भी 2% स्टेक की बिकवाली ओपन मार्केट में की थी और थोड़ी सेलिंग आई थी। तो ऑफकोर्स FI की सेलिंग और HNI की सेलिंग इन दोनों रीजंस पे जो है जोमेटो पे फोकस रहेगा। ठीक है, रुचित आप हमेशा से हमको एक ऑप्शंस बताते हैं। एक ऑप्शन ना मैं आपके सामने रखता हूँ, जरा चेक कीजिएगा। सामने 22,400 की पुट है, एक 22,400 की पुट है। इस बार की सीरीज़ की एक्सपायरी हो रही है, अभी रेट चल रहा है 100 रुपये का। इसके सामने की कॉल 76 रुपये की है। मेरा ऐसा मानना है कि कॉल के रेट ख़त्म हो जाएंगे, पुट के रेट कम से कम 20-30 रुपये बढ़ जाएंगे। एक बार ज़रा चेक करेंगे आप। 22,400 की पुट 102 रुपये के आसपास अभी चल रही है। यस, ये वाली सामने एक बार ज़रा चेक कीजिए। नेकेड लेना तो हम नेकेड भी प्लस कर सकते हैं, कोई हेज वेज नहीं करेंगे, सीधा पकड़ेंगे। आई थिंक सडनली रिस्क ले सकते हैं क्योंकि आप देखेंगे तो जो रिसेंट 1000 पॉइंट का फॉल हमने निफ्टी में देखा था 22,750 से 21,750 का, उसका एग्जैक्ट 61.8% रिट्रेसमेंट के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं और कॉल राइटिंग काफी है 22,400 के स्ट्राइक प्राइस पे, 22,500 के स्ट्राइक प्राइस पे। सो आई थिंक यहाँ पे अपसाइड लिमिटेड है। तो इनकेस थोड़ा बहुत भी करेक्टिव मूव आता है तो 22,300 320 रेंज हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में देख सकते हैं। सो आई थिंक रिस्क लेने जैसा तो है। 100 रुपए के आसपास ये 22,400 की पुट ऑप्शंस को लेके जाइए और उस पे 78 या 76 रुपीज के नीचे के स्टॉप लॉस रखिए। सो आई थिंक पॉसिबल है 140 तक का मूव तो आपको 140 से 145 का मूव तो मिल जाना चाहिए। ठीक है, मिल जाना चाहिए। इसको बार बार थोड़ा रिफ्रेश करते रहिए क्योंकि 101 पे अभी खड़ी है। अगर इसको रिफ्रेश करेंगे तो अभी 106 रुपये का भी भाव आ चुका है। ये 6 से 7 रुपये का मोमेंटम तो सिर्फ बातचीत करने में ही आया हुआ है। तो आप इस पुट का फ़ायदा उठाइए। एक बार इसको रिफ्रेश कीजिए तो आपको दिखेगा 106 रुपये के ऊपर के प्राइजेस आ चुके हैं। यही 22,400 वाली पुट जो 25 तारीख की है, ये एक्चुअली में आपके प्राइस फ्रीज हुए पड़े हैं इसके अंदर, ये हिल नहीं रहे प्राइस। ये जो 106 रुपये की पुट इस समय आ चुकी है। खैर एनी हाउ, हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, ज़रा बाजार के अंदर चेक करते हैं। और आप देखें ना, निफ्टी ऑलमोस्ट डेज लो पे आ चुका है वापस से कामकाज करते हुए। और रिलायंस नीचे है, HDFC नीचे है, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स ऑलरेडी लाल निशान में आ चुके हैं। और अभी देखते देखते पुट जिसका मैं आपको जिक्र कर रहा था 107 108 भी आ चुकी है। तो ठीक है, आप जैसे भी आपको ठीक लगे आप इसका फ़ायदा उठाइएगा। हमको जैसे जो समझ में आता है हम हाथों हाथ गेस्ट से पता कर लेते हैं। विवेक सर, ज़रा ये मेरे को बताइए, आज रिलायंस पे जो कॉल आई हैं सभी की कि 3300 हो जाएगा, 3400 हो जाएगा, बने रहें क्या इसके अंदर? कोई दिक्कत तो नहीं ना सर रिलायंस के अंदर? मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए आपको, क्योंकि पहले तो देखिए जो अभी 2900 अभी जो अप्रोक्सीमेटली चल रहा है, और आप अगर इसमें जियो नहीं, आप अगर जियो फाइनेंस ऐड कर दो तो हम लोग देख रहे हैं कि ये ऑलमोस्ट प्री स्प्लिट वाला करीबन 3200-3300 हो चुका है। अब आगे चल के बाजार ये बहुत क्लोजली देख रहा है कि जो जियो लिस्ट होगा टेलीकॉम वाला सेगमेंट, तो उसके बाद में यहाँ पे और आपको वैल्यू अनलॉकिंग देखने को मिलेगी।
तो 3300-3500 तो मुझे लग रहा है कि वाजिब टारगेट है, हो जाना चाहिए, तो होल्ड करना चाहिए इसको। एक छोटे से ब्रेक का, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे ना, आपको एक और शेयर बताएंगे। वो ऐसा शेयर होगा शायद हो सकता है उस सीरीज़ का भी शेयर बन जाए, यानी कि जब नई सीरीज़ के अंदर जा रहे हैं तो उसको ज़रूर नोटिस कीजिएगा। मैं आपको अपने चार्ट्स भी दिखाऊंगा, आपके सामने राजेश सर भी बताएंगे हाँ या ना में। तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद ही बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद हम वापस लौट आए और मैंने अपने टर्मिनल को भी मोटा मोटी ठीक कर ही लिया ठीक ब्रेक पे, और मैं वो शेयर आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है वो शेयर अगली सीरीज़ के लिए बढ़िया चल जाएगा। राजेश सर, ये सवाल होगा आपसे, और शेयर का नाम है UPL। मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, और मेरे चार्ट ज़रा स्क्रीन पे लेके आइएगा, और मैं उसके बाद में आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा। ये दिखाइए ज़रा स्क्रीन पे वापस से। ये डेली बेसिस पे चार्ट है सर, और आप देखेंगे बढ़िया स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है। 50 दिन की एवरेज है, 200 दिनों की एवरेज कोसों दूर है। कम से कम 60 रुपये का मूव आएगा सर। प्लेन वैनिला कॉल, कोई ऑप्शन में हेज वेज नहीं करूँगा। सीधा सीधा लेना चाहूँ तो अगर आप हाँ बोलेंगे तो मैं करूँगा, आप ना बोलेंगे तो मैं नहीं करूँगा। ना बोलेंगे तो फिर रीजनिंग बताइएगा, हाँ में रीजनिंग नहीं भी देंगे तब भी चल जाएगा। देखिए, कैलकुलेटेड रिस्क के साथ मैं हाँ ही बोलूंगा इसमें ट्रेड करने के लिए, क्योंकि स्टॉक एक करेक्शन के बाद काफी लंबे समय से हम देखें तो एक बेस बिल्डिंग एक्टिविटी यहाँ पे होते हुए दिख रही है। अगर हम वीकली चार्ट पे इसको एनालाइज करें तो ऑलमोस्ट 10 से 12 वीक ऑलरेडी स्टॉक ने एक छोटी रेंज में ही बिताया है। पूरा सेक्टर में एक मोमेंटम जरूर आते हुए दिखा है, लेकिन ये स्टॉक का पार्टिसिपेशन नहीं है। लेकिन काफी एडजस्टमेंट होते हैं एक्सपायरी के चलते, हो सकता है थोड़ा सा म्यूटेड रहे अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन, लेकिन हो सकता है पोस्ट एक्सपायरी यहाँ पे एक मूव अनफोल्ड होते हुए दिखे टुवर्ड्स 530 540 की तरफ। तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि 540 के टारगेट के लिए यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस छोटा ही रखना है यहाँ पे। वो होगा करीब 476 के आसपास। 476 का स्टॉप लॉस अगर नहीं तोड़ता है ये स्टॉक अगले 4-5 ट्रेडिंग सेशंस में या टुवर्ड्स एक्सपायरी, तो देर इज हाई पॉसिबिलिटी कि स्टॉक में एक अप मूव अनफोल्ड होते हुए दिखेगा। पहला कंफर्मेशन मिलेगा कि ये मोमेंटम एक्सटेंड होगा, वो मिलेगा 510 के ऊपर। ये 510 के ऊपर अगर निकलता है तो इसका एक बेस फॉर्मेशन का प्रोसेस कंप्लीट होते हुए दिखेगा। देन स्टॉक का जो टारगेट नेक्स्ट हमें लगता है 540 550 की तरफ आते हुए दिख सकता है। ठीक है, डन सर, मैं एग्री करता हूँ आपके साथ, और मेरे को भी लगता है कि शेयर को धीरे धीरे करके प्लस करना चाहिए, क्योंकि ये धीरे धीरे अपना चेंज कर रहा है, अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है। एक दिन में नहीं होगा, टूटा भी एक दिन में नहीं है, तो कई महीनों में टूटा है, तो कई महीनों की प्रोसेस भी हो सकती है। आप थोड़ा बहुत ज़रूर रखिएगा, इसलिए राजेश सर से हमने क्लियर करवा दिया आपके लिए, और पूरी गारंटी उनकी, मोदी की गारंटी के साथ साथ में राजेश सर की भी गारंटी UPL पे। हमारी कोई गारंटी नहीं है। राजेश सर को दिखाओ विंडो पे जरा, हम अपने आप को क्लीन करवा लें पहले। राजेश सर, मेरी कोई गारंटी नहीं है, आपकी गारंटी है, ओके है ना फिर? नहीं, देखिए स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती है, प्रोबेबिलिटी का प्ले है, तो हम प्रोबेबिलिटी को ही प्ले करें। स्टॉप लॉस जरूर डिफाइंड है 476, वो जरूर फॉलो करें। ठीक है सर, नहीं बिना स्टॉप लॉस के तो खैर काम भी नहीं करेंगे, ये बात ठीक करें। और रुचित, थोड़ी देर पहले आप जो जिस पुट के बारे में कह रहे थे ना, 22,400 वाली पुट 108 रुपये 109 रुपये आ गई है बॉस से। ये एक्चुअली ये कह रहा है थोड़ा क्लोजिंग वाला मोमेंटम है, नहीं तो ये शूट कर जाता है एकदम से जुप करके ऊपर, लेकिन फिर भी रखो इसको, और मेरे को लग रहा है पुट आपके काम आ जाएगी। 109 रुपये तो हो ही गया। आज ना मार्केट का जो आज वीकनेस जो आ रही है ना, अच्छा साइन नहीं है, ऊपर से विक्स टूटा हुआ है। एक शेयर में को जरा धोनी पटेल से और पता करना है। धोनी, मैं अगली सीरीज़ का ही सौदा पता करूंगा, वो भी अपने चार्ट दिखाता हूँ आपको उसका भी शेयर का। बस ये मेरी तरफ से लास्ट शेयर होगा, वो है टाटा केमिकल्स। आज देखो ना मार्केट के अंदर जो भी कुछ हो रहा है ना, मेरे को इसका बेस बनता हुआ दिख रहा है, और बढ़िया वाला बेस बनता हुआ दिख रहा है। एक बार जरा आप टाटा केमिकल्स को आप चेक करना, आपको कितना ठीक लग रहा है शेयर। जी बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे टाटा केमिकल्स का चार्ट स्ट्रक्चर जो है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ देखने मिल रहा है कि 1080 के लेवल्स के पास यहाँ पे जो बेस फॉर्मेशन हुई है काफी स्ट्रांग हुई है। पास्ट चार्ट में भी अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे सेम हमें देखने को मिल रहा था जनवरी 2024 में। तो प्राइस एक्शन डेटा की तरफ से यहाँ पे डेफिनेटली जो बेस फॉर्मेशन है वो काफी स्ट्रांग बनी हुई है। आप इसको बाई कर सकते हैं। ऊपर की तरफ 1200 का लेवल क्रॉस करने के बाद इसके अंदर जो मोमेंटम है वो काफी स्ट्रांग बनता हुआ दिखेगा। तो नीचे की तरफ स्टॉप लॉस लगाइएगा आप 1075 का, और इसको बाय कीजिए। 1200 का इसका पहला टारगेट रहेगा।
और फिर उसको फर्दर एनालाइज करके आगे के टारगेट्स डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, टाटा केमिकल को लेकर ये व्यू, लेकिन एचयूएल के नतीजे तो कल आएंगे, लेकिन एचयूएल के साथ साथ निफ्टी के दो और नतीजे आएंगे। वो है एक्सिस बैंक का और एलटीआई माइंट्री का। दोनों नतीजों का अनुमान आपके सामने रख देते हैं, उसके बाद अपने एक्सपर्ट से हम व्यू भी ले लेते हैं। उसके बाद हम थोड़ी देर में आपके लिए लेकर आएंगे कि बीटीएसटी या फिर एससीबीटी करके आपके लिए मौके बाजार में कहाँ पर बनेंगे। एक्सिस बैंक का अनुमान यह है कि तिमाही आधार पर एनआई यानी कि ब्याज आय में करीब करीब 2% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। पीपीओपी यानी कि प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तिमाही आधार पर 1.5% की बढ़त होगी और मुनाफा करीब करीब 2.5% बढ़ने का अनुमान है। एसेट क्वालिटी यानी कि एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, वो जस के तस रहेंगे। ये अनुमान है। एक राय आपसे ही चाहेंगे राजेश जी। एक्सिस बैंक कल तो हम अच्छे से चलते हुए शेयर को देख रहे थे, क्या सलाह होगी आपकी, और जिनके पास हैं ऑलरेडी उनका स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा इसमें? तो माफी चाहूंगा अभिषेक जी को, किसी को पैनलिस्ट से आप सलाह ले लें एक्सिस बैंक के, क्योंकि कंप्लायंस इश्यू होते हैं। ये हमारी पेरेंट कंपनी, तो इस पे मैं चलिए कोई राय नहीं दे ध्वनि जी से ले लेते हैं। हाँ ध्वनि जी, कंप्लायंस वाला इश्यू राजेश जी का तो मैं भूल गया था। आप बताइए क्या राय होगी आपकी एक्सिस बैंक को लेकर? आज भी हल्की सी तेजी है, नतीजे कल हैं, किसी के पास अगर हो तो स्टॉप लॉस कहां पर लगाएं? बिल्कुल फ्रेश पोजीशन रेकमेंड नहीं करूंगी, बट अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो आप नीचे की तरफ में 1040 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखें। स्टॉक के अंदर जैसे ही हम यहाँ पे 160 से लेके 165 के लेवल का ब्रेकआउट देखते हैं तो फर्दर मोमेंटम इसके अंदर बनता हुआ दिखेगा। तो न्यू पोजीशंस रिकमेंडेड नहीं रहेगी, एग्जिस्टिंग के लिए 1040 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1040 रुपए का स्टॉप लॉस एक्सिस बैंक को लेकर। फटाफट आपके लिए बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड समझ लेते हैं। बाजार के लेवल में कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं है, ऊपरी स्तर से थोड़ा सा नीचे ही आ गया है। अब तेजी ये गंवाकर निफ्टी हल्की से गेंस के साथ ट्रेड कर रहा है 22,350 के आसपास है, यानी कि ऊपरी स्तर से अगर आप देखेंगे तकरीबन 90 अंक नीचे इस वक्त निफ्टी है। निफ्टी बैंक में 26-27 अंकों की हल्की सी तेजी है, 47,950 के आसपास, यानी कि डे हाई से करीब 350 अंक नीचे इस वक्त निफ्टी ट्रेड कर रहा है। बीटीएसटी की शुरुआत करेंगे रुचित जी आपसे। बताइए आपके शेयर्स कौन से होंगे बीटीएसटी के लिए या फिर एसटीबीटी के लिए? बहुत ही सिलेक्टिव लग रहा है, वैसे इतने ज्यादा मौके दिख नहीं रहे, लेकिन एक स्टॉक है जो बीटीएसटी के लिए मैं सलाह दूंगा, वो है सीडीएसएल में। तो यहाँ पे आज प्रीवियस स्विंग हाई के ब्रेकआउट्स आए हैं, वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में, सो आई थिंक एक फॉलोअप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें। 2060 आज का ब्रेकआउट लेवल था जो भी सपोर्ट बनना चाहिए, तो 2060 के नीचे के स्टॉप लॉस रख के इसको खरीदारी कर सकते हैं 2180 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। 2180 सीडीएसएल बढ़िया है। 2060 रुपए का स्टॉप लॉस आपके लिए, 2180 रुपए का टारगेट। सीडीएसएल में देख रहे हैं कि लगातार तेजी, और सिर्फ सीडीएसएल में नहीं है, जो भी प्लेटफॉर्म स्टॉक्स हैं, बीएसई आज 10% ऊपर है, सीडीएसएल देखिए 5% ऊपर है, एमसीएक्स के शेयर में भी आज तेजी हो रही है। ये पूरा का पूरा हम कह सकते हैं कि खेमा जो है ना, सुस्ती वाले बाजार में भी पर थकान बिल्कुल हावी नहीं हो रही है। सीडीएसएल आपके लिए शेयर होगा, बीटीएसटी के लिए तेजी और बढ़ेगी। राजेश जी, आपका शेयर या फिर आपके शेयर कौन से होंगे? तो अभिषेक जी, पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो नुवोको विस्टा। ये स्टॉक में देखें तो वीकली चार्ट पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा है। जिस तरीके से स्टॉक में अब ये कंफर्टेबली अपने सारे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है, हमें लगता है यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखेगा हायर साइड पे। पोजिशनली भी हमें ये स्टॉक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, हमें लगता है पोजिशनली तो ये 375-380 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जो ट्रेड बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है, उसके लिए हम टारगेट यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे, वो आना चाहिए करीब 356-358 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 341 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है चंबल फर्टिलाइजर का। ये स्टॉक में एक एक्यूमुलेशन जोन का यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक का मोमेंटम कल कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखेगा। 388 392 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए चंबल फर्टिलाइजर बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 377 के आसपास। वो जो तीसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है बॉम्बे डाइंग का। बॉम्बे डाइंग में अगर हम देखें तो स्टॉक में ये थर्ड कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। स्टॉक अब
अपने 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है बॉम्बे डाइंग का जो नेक्स्ट टारगेट BTST पॉइंट ऑफ व्यू से आते हुए दिख सकता है वो 180-82 की तरफ आते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 169 का। राजेश जी, आपने चंबल का स्टॉप लॉस क्या बताया सर? चंबल का स्टॉप लॉस रखेंगे 377 का, टारगेट होंगे 388 392 के। ठीक है, चंबल फर्टिलाइजर 377 का स्टॉप लॉस, 388 392 तक के लक्ष्य आपको इसमें देखने को मिलेंगे। बॉम्बे डाइंग 182 का टारगेट, 169 का स्टॉप लॉस और नुवोको विस्तास पूरा दिन आज इसने एक रेंज में बिताया है, लेकिन आखिरी के 1-1.5 घंटे में तेज रफ्तार बनी है। बाकी सीमेंट स्टॉक्स में भी हम तेजी देख रहे हैं। ग्रासिम में आपको अच्छी तेजी दिखेगी, अंबुजा के शेयर में अच्छी तेजी है, नुवोको विस्तास में भी तेजी बनी है। 356 के टारगेट के लिए इसको आपको खरीदना है, 341 रुपए का स्टॉप लॉस। आखिर में धोनी जी बताइए, आपका शेयर कौन सा है BTST के लिए? जी, मेरी तरफ से यहाँ पे 2 पिक्स रहेंगे BTST के लिए। सबसे पहले जो यहाँ पे मुझे पसंद आ रहा है तो अशोक लेलैंड है। इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि थर्ड डे ऑफ कॉन्जिक्यूटिव बाइंग यहाँ पे हो रही है और यही सेशन हम आगे कल की में भी कंटिन्यू करेंगे। करंट लेवल से आप लीजिए, टारगेट इसका जो है वो आपका 180 का रहेगा, स्टॉप लॉस आपको 171 का लेके चलना है। दूसरा स्टॉक जो मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है वो L&T फाइनेंस एंड हाउसिंग का है। यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है कि आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। करीब यहाँ पे 3% के गेन्स है और उसके बाद कैंडल जो है वो अपने अपर हाई में क्लोज हो रही है। तो यहाँ पे आप करंट लेवल से इसको बाय कीजिए और इसका जो टारगेट रहेगा ऊपर की तरफ में, तो यहाँ पे 175 के टारगेट के लिए आपको इसको लेना है। स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे आपको 162 और 50 पैसे का मेंटेन करना है। करंट प्राइस इसका 168 के करीब चल रहा है। ठीक है, 3 मिनट रह गए मार्केट के बंद होने में और बाजार अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक सिर्फ 15 पॉइंट ऊपर है। जिस पुट की हम बातचीत कर रहे थे 112-113 रुपये हो गई है, यानी कि अगर आपने 100 के आसपास वो प्लस की हुई है तो 13 रुपये का गेन है। ये सिर्फ समय का खेल रह गया, नहीं तो अगर थोड़ा भी समय ज़्यादा मिलता ना तो आप देखते पुट शूट कर जाती, क्योंकि मार्केट का डाटा ना वीक हो रहा है। आज दिन भर का जो क्वांटिटी इफेक्ट था वो काउंट नहीं आ रहा था ज़्यादा, और सुबह हमने यही बात आपके सामने रखी थी कि भाई 22,500 और करीब 48,200 के आसपास हमारे को नहीं लगता कि इससे ज़्यादा का मार्केट का एक्सपायरी का मूव आएगा। और अभी आप देखो 48,200 भी आज हमने सिर्फ ओपनिंग में दिखा, वो भी एक टिक भी नहीं दिखा कायदे से। तो आप 48,200 के आसपास के हेर फेर में रुक सकता है बैंक निफ्टी, और ऊपर जाते समय 22,450-500 का एक रेजिस्टेंस एरिया है। सुबह ने नोटिस कराया, सुबह हमने एक पॉइंट और आपको नोटिस कराया था, आज नए वालों का दिन ही नहीं है। हमने कल हिम्मत करके कर दिया था बाय, लेकिन आज नए वालों को स्ट्रिक्टली मना किया था कि भाई आप अपना खुद फैसला लो, मैं तो आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा आज। ये हमने आज क्लियरली बोला सारी पॉइंट्स। दूसरा पॉइंट, आज मेरी नज़र IT इंडेक्स पे भी ज़्यादा थी। एक बार निफ्टी का IT इंडेक्स दिखाइए आप। IT इंडेक्स में मैं ये नहीं कह सकता कि शेयर ख़राब है, बल्कि मेरे को थोड़ा सा IT इंडेक्स को और समय देना पड़ सकता है, क्योंकि मेरी नज़र आज फिर से IT इंडेक्स पे थी। आज IT इंडेक्स के अंदर क्रैक नहीं आए, कल डे हाई पे बंद हुआ था। ये IT ना रीशफलिंग करा के बाजार को बचा सकता है, और अभी शेयर में किसी में इतना दम लग नहीं रहा। HDFC थोड़ा ठंडा हो गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज नंबर्स के बाद एडजस्टमेंट्स करेगा, वो कर रहा है। आज आप देखोगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बकायदा डेज लो पे जाके बंद कर रहा है, जबकि इसके नंबर ठीक है, मार्केट हिसाब से कैलकुलेट कर रहा था जो कर रहा था। मेरे को तो इसके नंबर कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिखे नहीं। ठीक है जी, आगे बढ़ें। वोडाफोन आइडिया, ये एक अच्छा प्ले है मार्केट के अंदर। हमने आपको ये भी नोटिस करवाया था सुबह सुबह, और आज ये 11% ऊपर। हम तो आपको कल से ही नोटिस करवा रहे हैं। भसीन साहब ने आपको बहुत ज़ोर से बताया कि ये साल का, मंथ का, डे का, हफ्ते का, जैसे भी वो बोल रहे थे वो शेयर हो सकता है। खैर एनी हाउ, बाजार के अंदर आज जो गेनर और साबित हुए, जिन्होंने अच्छा मोमेंटम मार्केट के अंदर क्रिएट किया, उसमें ग्रासिम था, सिस्टर कंसर्न है, मारुति बढ़िया बंद हुआ, नेस्ले, SL टेक जैसी शेयर्स भी आज ठीक बंद हो रहे हैं। सन फार्मा टिपिकली प्रॉफिट बुकिंग है, सुबह ही कमज़ोर था फर्स्ट डे से। एक बार दिखाना चाहो तो इसके इंट्राडे भी दिखाना, सन फार्मा को सुबह से कमज़ोर था। डॉक्टर रेड्डीज, रिलायंस आपको मालूम ही है। साल का जिन शेयरों ने हाई टेस्ट किया उसमें से मारुति है, आइशर है, ग्रासिम है, भारतीय एयरटेल है, इन सब ने साल का हाई टेस्ट किया है शुरुआत में। ये कुछ बड़े शेयर्स का मैं लेखा जोखा बता रहा था। अगर आप छोटे शेयर्स की कैटेगरी में चले जाएँ, जिसको हम 500 कहते हैं, वहाँ पर अगर देखेंगे तो तेजस नेटवर्क 20% का सर्किट लगा इसके अंदर। ठीक थी। कोचिन शिपयार्ड, इस पर रिपोर्ट भी आई थी। कोचिन शिपयार्ड 10%, 13% ऊपर। आइडिया ऊपर था इसके अंदर।
आज जिन शेयरों ने हाई अपना टेस्ट किया उसमें ABFRL भी था जिसने अपने साल का हाई टेस्ट किया है। इसके अलावा तेजस नेटवर्क ने भी साल का हाई टेस्ट किया सर्किट के साथ साथ ही। जो लो बने जिनमें आज कमज़ोरी आई है वह M&M फाइनेंस, आपको पता है एक मामला इनका निकला है कलकत्ता के किसी ब्रांच का। स्पार्क, सफ़ायर, ये कुछ एक शेयर्स थे जहाँ पे गिरावट करीब 5% की थी। ये सभी शेयर्स आपने अपनी स्क्रीन पे देखे होंगे। एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से बाजार कुछ खास खराब मंद नहीं हुआ, लेकिन हाँ दिन भर की स्ट्रेंथ खो दी मार्केट ने। और हमने एक बात आपके सामने और भी बताई थी, अगर सुबह आपको अच्छे से याद हो, वो हमने एग्जाम्पल दिया था आपको शॉर्ट कवरिंग के फ्यूल का, कि शॉर्ट कवरिंग का फ्यूल मार्केट के पास ख़त्म हो गया है। आप कितना शॉर्ट करोगे भाई, कितनी कवरिंग करके लाओगे मार्केट के अंदर? 100 में से 80 लोगों को तो आप पहले ही बाहर कर चुके हो, तो फिर चलाएगा कौन? बाइंग आपको करनी नहीं है। बाइंग करने के लिए मार्केट का मोमेंटम नहीं है, ना विक्स है, ना डाटा है, ना FIs है, होता है ना कुछ है, तो बाजार चलेगा क्या आगे कैसे? इसलिए 1 से 2 दिन का भी समय दो, मार्केट को नया फ्यूल लाने दो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मार्केट का फटीक नहीं आया, थकावट नहीं आई है, फ्यूल खत्म हो गया, एनर्जी का सोर्स खत्म हो गया। जब तक वो नई एनर्जी मार्केट के अंदर आएगी नहीं, बाजार जल्दी नहीं मूव करेगा। इसलिए ऑप्शंस वाले कृपा करके सावधान रहें, कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम खा जाएगा। आज अगर आपको किसी को ट्रस्ट नहीं हो रहा तो मेरी बात को आप उठा के देख लीजिएगा, सभी कॉल्स के और सभी स्टेप स्ट्राइक के पुट के प्रीमियम दोनों गए हैं। 22,361 पे हम बंद हुए हैं। अच्छी चीज़ ये है कि आज हमने वेरी नियर बाय का सपोर्ट बचा लिया। बैंक निफ्टी 48,000 के जस्ट नीचे बंद हुए, यानी कि कल जहां बंद हुए थे आज भी वहीं बंद हुए हैं। आज सुबह का जितना भी गेन था वो सब रफू चक्कर सब गुम हो गया। कल की कल देखेंगे। कल बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, फिर परसों की निफ्टी की एक्सपायरी है, देखते हैं क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला। रुचित भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपके समय के लिए। ध्वनि पटेल बहुत शुक्रिया आपका भी, आज आपने फिर से समय निकाला। और विवेक कारवा जी थैंक यू वेरी मच, आपने भी आज हमारे लिए टाइम निकाला। फिलहाल मेरे को और अभिषेक को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।